हेलो एवरीवन, दिस इज़ रीना कुशवाहा। आज मैं आपको क्लास 12th एनसीईआरटी चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ाऊंगी। रिप्रोडक्शन होता क्या है ये आप प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव अपने समान संतति को उत्पन्न करता है। मतलब कि इस प्रकृति में जो भी जीव हैं वो अपने समान अपनी जैसी संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता रखते हैं वो जनन कहलाता है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन यहाँ पे जो कंसेप्ट होगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से संबंधित होगा। आपको पता है कि ह्यूमन जो रिप्रोडक्शन करता है वो कैसा रिप्रोडक्शन करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मीन्स यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों का होना ज़रूरी होता है। जैसे कि मेल गैमीट में कौन होता है? स्पर्म होता है। और फीमेल गैमीट क्या होता है? ओवा या एग जिसको बोलते हैं, वो होना ज़रूरी होता है। ठीक है। मेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, फीमेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं। दोनों में अर्धसूत्री विभाजन होता है और 23 इसका दोनों मिलकर के एक फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करेंगे, निषेचन। फिर क्या बनाएगा? फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा, युग्मनज। और युग्मनज के बाद एम्ब्रियो, भ्रूण बन जाएगा और भ्रूण ही ये डेवलप हो करके बेबी का फॉर्मेशन करता है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आपको पता है 46 क्रोमोसोम ये 46 ये, अगर अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? 92 क्रोमोसोम्स यहाँ पे हो जाएंगे, जैसे जो कि एबनॉर्मल कंडीशन होगी। इससे बचने के लिए नेचर ने क्या किया है? यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस किया है। ठीक, मियोसिस में क्या होगा? 23 क्रोमोसोम इसके, 23 क्रोमोसोम मेल और 23 फीमेल के आकर के दोनों फर्टिलाइज करके कितने क्रोमोसोम में बन जाएंगे? 46। इसलिए यहाँ पे एक ऐसी व्यवस्था रखी गई है कि यहाँ पे क्रोमोसोम को बैलेंस किया जा सके और जो फीमेल है वो नॉर्मल हो सके। फीमेल नहीं, जो भी बेबी है वो नॉर्मल हो। ठीक है, चाइल्ड जो होगा नॉर्मल क्रोमोसोम उसमें होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं कि क्या क्या प्रोसेस होता है इसमें। रिप्रोडक्शन के लिए 3 प्रोसेस होना आवश्यक होता है। कौन कौन सा? निषेचन पूर्व घटना मतलब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, दूसरा है फर्टिलाइजेशन इवेंट, तीसरा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। निषेचन पूर्व घटना में क्या होगा? यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के लिए जो भी चीज़ों की आवश्यकता है वो वहाँ पे बन रही होगी। जैसे युग्मकों का निर्माण, एक युग्मक जनन की प्रोसेस होगी, दूसरा युग्मक का स्थानांतरण। युग्मक जनन शॉर्ट में देखते हैं, यहाँ पे क्या होगा? युग्मक जनन में गैमीट का फॉर्मेशन होगा। गैमीट का फॉर्मेशन, गैमीटोजेनेसिस। यहाँ पे एक मेल गैमीट बनेगा और फीमेल गैमीट बनेगा। मेल गैमीट को हम बनने की प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। फीमेल गैमीट के प्रोसेस को बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? oogenesis की प्रोसेस कहते हैं। दोनों गैमीट बन गए। अब यहाँ पे क्या होगा कि मेल गैमीट का फीमेल गैमीट के पास जाना, किस लिए जाना? फर्टिलाइजेशन के लिए जाना। तो ये प्रोसेस कहलाता है युग्मक स्थानांतरण। ठीक, अब दोनों गैमीट बन गए, उनका स्थानांतरण हो गया, मेल गैमीट फीमेल गैमीट के पास आ गया। फिर नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा फर्टिलाइजेशन। दोनों गैमीट आ गए वहाँ पे और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ होगी? फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में होगी। ठीक है, ये फीमेल का फैलोपियन ट्यूब है, वहाँ पर निषेचन की प्रोसेस होगी। फिर फर्दर क्या होगा? निषेचन के बाद, निषेचन पश्च घटना मतलब पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? मतलब जो ये एम्ब्रियो जाइगोट बन चुका है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा। ये एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाएगा यूट्रस में, फिर वहाँ फर्दर डेवलपमेंट होगा और पूरे डेवलपमेंट के बाद बेबी की डिलीवरी हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे जो संतान होगी उत्पन्न होती है। तो
एक एक स्टेप को हम और आगे देखते हैं क्या क्या हो रहा है, इसको चलते हैं देखते हैं। निषेचन पूर्व घटना, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। इसमें पहला है हमारा गैमेटोजेनेसिस, वह प्रक्रिया जिससे युग्मक का निर्माण होता है। ठीक, कौन कौन से युग्मक? एक शुक्राणु जनन जिसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, यहाँ पे शुक्राणु का निर्माण होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस क्या कहलाती है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? स्पर्मेटोजेनेसिस। दूसरा है अंडाणु जनन, oogenesis, फॉर्मेशन ऑफ ओवम या एग। अंडे का निर्माण होना क्या कहलाता है? oogenesis। फिर ट्रांसफ़र होगा, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट हो जाएगा। अब हम चलते हैं, ये प्रोसेस आपको शुक्राणु जनन की प्रक्रिया, अंडाणु जनन की प्रक्रिया, वो आगे आप पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले आप यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम समझ लीजिए, ये प्रोसेस कहाँ पे हो रही है, कैसे हो रही है। अगर आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझ लेंगे तो आपको वहाँ पे प्रोसेस को समझने में आसानी रहेगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको दो चीज़ें यहाँ पे जाननी है। एक है प्राथमिक लैंगिक अंग, दूसरा है सहायक या द्वितीयक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम टेस्टिस, वृषण कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, पॉइंट टू बी रिमेंबर। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन होगा? टेस्टिस होगा। ठीक है, सेकेंडरी में कौन कौन होगा ये आप देख लीजिए। सेकेंडरी, इसको एसेसरी या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। इसमें आप दो चीज़ पढ़ेंगे, एक कुछ ट्यूब्स पढ़ेंगे, सहायक नलिकाएं पढ़ेंगे, और दूसरा है कुछ ग्लैंड्स पढ़ेंगे। सहायक नलिकाओं में कौन कौन सी हैं? जैसे रिटेटेस्टिस, वास इफ्रेंशिया शुक्रवाहिका हिंदी में, इपिडाइडिमस आदि वृषण, वास डिफरेंस शुक्रवाहिनी। फिर यहाँ पे आप इजेकुलेटरी डक्ट भी पढ़ेंगे। स्खलन नलिका जिसको इजेकुलेटरी डक्ट भी कहते हैं। ठीक है, फिर हम कुछ ग्लैंड्स पढ़ेंगे। ग्लैंड्स में देख लीजिए क्या क्या है। शुक्राशय मतलब सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड या काउपर्स ग्लैंड जिसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट देखते हैं आगे हम प्राइमरी लैंगिक अंग, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस के बारे में। वृषण, टेस्टिस, ये क्या होता है? ये मेल का बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। एक जोड़ी होता है, और जो ये वृषण होते हैं, जिसको टेस्टिस को हिंदी में वृषण कहते हैं, ये स्क्रोटल सैक के अंदर स्थित रहता है। स्क्रोटल सैक वृषण कोश, ये ऐसी संरचना है, स्क्रोटम के अंदर होता है, और इसके अंदर ही क्या होता है? टेस्टिस होती है। ये स्क्रोटल सैक है। ठीक है, ये स्क्रोटल सैक जो होता है वो बॉडी से मतलब जो मेल बॉडी है उसके शरीर के बाहर हुआ, उदर गुहा के बाहर लटके हुए पाए जाते हैं। इसका जो टेम्परेचर होगा बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यहाँ पे कम होगा। ठीक है, और 2 से 3 या फिर 2 से 2.5 भी, आप आपके एनसीईआरटी में 2.5 लिखा हुआ है, तो आप 2 से 2.5 याद रखिएगा डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यहाँ पे कम होता है। ठीक है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वहाँ स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस जो होगी अफेक्टेड होगी, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। इसलिए आप मेल के जो उदर गुहा होती है एब्डोमेन से, वो बाहर की तरफ लटके हुए होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है। यहाँ पे ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। यहाँ पे आपको इसके अंदर कुछ टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाए जाएंगे, लगभग 250 होते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, 250 के राउंड में होते हैं।
और ये देखिए 250 लिखा हुआ है, इसको हम वृषणीय पिंडक बोलते हैं। ठीक, और इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसके अंदर कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती है। 1 से लेके 3 तक लगभग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। और स्पेस जो बीच बीच में स्पेस दिख रहा है, इस स्पेस को कहते हैं अंतराली कोशिकाएं या लीडिंग सेल, या इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं। ठीक, तो इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो बीच बीच का जगह ये दिख रहा है, यहाँ पे इंटरस्टिशियल स्पेस या इंटरस्टिशियल सेल या लीडिंग सेल भी कहते हैं, ये क्या काम करता है, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन का स्राव करता है। मतलब ये मेल हार्मोन, जो मुख्य मेन हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन का सिक्रीशन करता है। कौन करता है, लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल या अंतराली कोशिकाएं इनको कहते हैं। आप ये पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा, आपके एग्जाम में ये पॉइंट पूछा जाता है कि मेल हार्मोन का सिक्रीशन कौन करता है, लीडिंग सेल्स करती हैं। ठीक है, देखिए यहाँ ध्यान से, आपने ये तो देख लिया इंटरस्टिशियल सेल के बारे में। इसके बाद सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को देखते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की संख्या 1 से 3 होती हैं। अगर हम इसको कट करके देखते हैं, ये कुछ ऐसी संरचना गोल गोल दिख रही है। बाहर की तरफ स्पर्मेटोगोनिया दिख रहे हैं आपको। ठीक, अंदर की तरफ सर्टोली सेल्स दिख रही हैं। इस डायग्राम में आप देखिए, आपको क्लियरली दिख रहा है स्पर्मेटोगोनिया। ठीक, ये स्पर्मेटोगोनिया आगे चल के स्पर्म का निर्माण करेंगी। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के बाद स्पर्म का निर्माण करती हैं। फिर अंदर जो सर्टोली सेल है, सर्टोली सेल को सस्टेकुलर सेल बोलते हैं, नर्स सेल बोलते हैं। और इसका वर्क क्या होता है, जो ये स्पर्म होते हैं इनको न्यूट्रिशन देने का कार्य करता है। सस्टेनकुलर सेल क्या काम करती है, सर्टोली सेल क्या काम करती है, बिल्कुल क्लियरली आप ये यहाँ पे याद रखिए। ये जो डेवलपिंग स्पर्म होते हैं, जो स्पर्म बन रहे हैं, उनको न्यूट्रिशन देने का कार्य करती है। ये पॉइंट आप बिल्कुल रट लीजिए, एग्जाम में ऐसे आपको ऐसे क्वेश्चन मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। ये स्ट्रक्चर आप यहाँ पे समझ चुके होंगे। आगे देखते हैं क्या है। सहायक ग्रंथियाँ, ये भी जो ग्रंथियाँ हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ये रिप्रोडक्शन में बहुत हेल्प करते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। इसमें है सेमिनल वेसिकल, शुक्राशय, यहाँ पे स्पर्म स्टोरेज होता है। ठीक, सेमिनल वेसिकल ये कितने होते हैं, जोड़ी में ये भी पाए जाते हैं। टेस्टिस भी कैसे थे, वो भी जोड़ी में पाए जा रहे थे। ये तरल वीर का अधिकांश भाग होता है। इसमें फ्रक्टोज, प्रोटीन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स पाए जाते हैं। फ्रक्टोज आप यहाँ पे याद रखिए, फ्रक्टोज जो है वैसे तो ये फ्रूट शुगर होती है, लेकिन ओनली मेल के केस में ये स्पर्म में पाया जाता है। फ्रक्टोज ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ ह्यूमन के सीमेन में मिलेगा। सीमेन में, वीर्य में फ्रक्टोज मिलता है। अगर कहीं कोई रेप केस होता है, अगर वहाँ पे मेडिकल टेस्ट होता है, अगर फीमेल के वजाइनल पार्ट में फ्रक्टोज पाया गया, मीन्स दैट कि वहाँ पे रेप हुआ है, रेप अटेम्प्ट हुआ है। अगर नहीं पाया गया, इसका मतलब वो फ्रॉड केस है। ठीक है, तो आप सीमेन याद रखिएगा। फ्रक्टोज कहाँ पाया जाएगा, ओनली मेल के सीमेन में पाया जाता है। ठीक, आगे देखिए। और उसके साथ साथ क्या पाया जा रहा है, प्रोटीन पाया जा रहा है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स पाया जा रहा है। इसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड, इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। ये क्या काम करता है, ये दूधिया कलर का कुछ सिक्रीशन करता है। ये अल्कलाइन क्षारीय पदार्थ होता है। ये मूत्र मार्ग की अम्लता को निष्प्रभावी बनाते हैं। ठीक है, मतलब फीमेल का जो वजाइनल पार्ट होता है, वहाँ पे माध्यम जो होता है वो एसिडिक मीडियम होता है। तो वहाँ पे एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये प्रोस्टेट ग्लैंड काम करती है। ये क्यों, क्योंकि ये अल्कलाइन पदार्थ निकाल रहा है, अल्कलाइन मटेरियल निकाल रहा है। तो
क्षारीय और अम्लीय मिलकर के कौन से प्रोसेस करते हैं, उदासीनीकरण न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस करते हैं और वहाँ पे प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड क्या होती है? ये लुब्रिकेशन का काम करता है, मतलब क्वाइटस के समय फीमेल के वजाइनल पार्ट को स्मूथ बनाने के लिए ये एक लुब्रिकेशन का कार्य करेगा, एक पदार्थ निकालेगा जो वहाँ पे चिकनापन बनाने के लिए होता है, चिकनाहट बनाने के लिए होता है। जैसे कोई ग्रीस का काम करता है, ग्रीस होती है, चिकना होता है, वैसे ही बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो होती है वो लुब्रिकेशन का कार्य करता है। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का दूसरा नाम है काउपर्स ग्लैंड। आपको ये भी पॉइंट याद रखना है, काउपर्स ग्लैंड या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, जो कि लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। ठीक है, आप मैं इसको यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये सिस्टम थोड़ा समझ में आया होगा, और इसके बाद का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बना के आपको देती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच।